नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 जो स्टेट इलेक्शंस थी वो हो चुकी है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 1 में कांग्रेस और 1 में जो स्टेट पार्टी है वो जीती है। जो स्टेट पार्टी जीती है वो छोटी स्टेट है मिजोरम के नाम से, और जो तेलंगाना है वहां जीती है कांग्रेस। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज हम उस जीत का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि किस पार्टी ने वहां उसकी क्या हैसियत है, कितनी वोट्स लिया, और आगे 2024 का इलेक्शन क्या कहता है। विश्लेषण थोड़ा लंबा होगा। विश्लेषण से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं। 2024 के इलेक्शन से पहले ये जो इंडी गठबंधन है, इसमें कुर्ता फाड़ लड़ाई चल रही है। कुर्ता फाड़ लड़ाई कैसे चल रही है? कोई कह रहा है कि अभी ये इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो हमारे जो है वो हेड करेंगे। दूसरा कह रहा है कि मोदी को टक्कर हमारी पार्टी का जो हेड है वो दे सकता है, प्रेसिडेंट है वो दे सकता है। और तीसरा जो कह रहा है कि हम उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। इन सभी का विश्लेषण करेंगे। पहले इस कुर्ता फाड़ लड़ाई के कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हार, इस कुर्ता फाड़ लड़ाई, इस राजस्थान की जो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में हार हुई, तो कैसे लड़ाई हुई। कांग्रेस ने इमीडिएटली एक साथ इंडी गठबंधन है जो उसकी मीटिंग बुला ली। 6 दिसंबर को उसकी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने तो आने से मना कर दिया, और जो आ भी रही हैं वो खुद जो उसके नेशनल हेड हैं वो नहीं आ रहे। तो सबसे पहले जो इंडी गठबंधन है इसकी लड़ाई यहां ही सामने आ गई। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि ममता बनर्जी जो है वो इसके बारे में क्या कह रही हैं। देख लीजिए, खुद ही सुन लीजिए। जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। अब आगे चलते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है। वो कह रही मुझे तो पता ही नहीं है कि जहां कोई मीटिंग भी रखी गई है, जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने कुछ भी शायद उनको नहीं बताया। लेकिन अब आगे बात नेतृत्व की आने लगी है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो, और टीएमसी पार्टी के और नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब जो इंडी गठबंधन है इसकी कमांड ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक वाहिद चेहरा है जो 2024 में इलेक्शन को लीड कर सकते हैं। इनकी बात सुनिए, ये क्या कहना चाहते हैं। कि मैं आस्था रखने वाला या खोने वाला कोई नहीं हूँ। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है, और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूँ कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है, उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। क्योंकि कांग्रेस को अभी सब पार्टियां खींच रही हैं, जोर जोर से खींच रही हैं। कांग्रेस ने ये सोचा था कि हम अभी मीटिंग नहीं बुलाएंगे, जैसे ही हम स्टेट्स जीतेंगे और उसके बाद जो मीटिंग बुलाएंगे तो हम खुद ड्राइवर सीट पे बैठेंगे और बाकी को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन गेम सारी उल्टी पड़ चुकी है। छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो भी कांग्रेस को अब तनकीद का जो निशाना है वो बना रही हैं। उसमें फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, वो कांग्रेस को क्या सलाह दे रहे हैं
आप खुद सुनिए। इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। नतीजे आपके सामने हैं। अभी बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की, जेडीयू। उनके नेता जो हैं, उनका क्या कहना है इस कांग्रेस की हार के बाद, इस इंडी गठबंधन की हार के बाद, कि जो आगे की लड़ाई है वो किसको लीड करनी चाहिए। वो नीतीश कुमार को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताने में भी जुट गए हैं, और केसी त्यागी हैं जो वो उनके जनरल सेक्रेटरी, वो इसके बारे में क्या कहते हैं अभी आप जस्ट सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। दुखदाई है, और गठबंधन के संस्थापक सदस्य होने के नाते हम कांग्रेस से भी ज्यादा दुखी हैं कांग्रेस की हार पर। काश उन्होंने सभी सहयोगी संगठन दलों को साथ लेकर के कलेक्टिव भी चुनाव लड़ा होता। हमारा मानना है कि इसके नतीजे भिन्न भी हो सकते थे। 6 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है, काश ये मीटिंग खड़गे जी ने 1 महीने पहले बुला करके सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के संयुक्त कैंपेन लॉन्च किया होता तो शायद नतीजे भिन्न भी हो सकते थे। लगता है शायद कांग्रेस पार्टी भ्रम में थी कि वो अकेले इन राज्यों में जीतेगी, और जीत की जो ग्लोरी है उसमें किसी को हिस्सेदार भी नहीं बनाएगी। एक पार्टी जो अभी 10-12 साल पहले जन्मी, वो 100 साल पुरानी पार्टी को क्या सलाह दे रही है और क्या अपना दावा ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं कि हम उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी हो चुके हैं। लॉजिकली कुछ ठीक भी है कि अभी उनकी जो सरकार है वो 2 स्टेट्स में है, और कांग्रेस की सरकार उत्तर भारत में एक ही स्टेट में, हिमाचल में रह चुकी है। अभी इसके बाद आपको पार्टी वाइज परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, और लोगों ने मोदी को भर भर के वोट क्यों दिया वो भी बताऊंगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। अखिलेश यादव जब ये कह रहे थे कि हमें सीट्स नहीं दे रही कांग्रेस, हमें तो 6 सीट का वादा किया गया था, कांग्रेस भैया उसमें भाव खा रही थी। उनको लगता था कि हम ही बड़ी पार्टी बनेंगे, हम ही इस सारे गठबंधन को लीड करेंगे। लेकिन जैसे ही हार हुई, सब के सब ने कांग्रेस को बड़े जबरदस्त तरीके से लपेटा मारना शुरू कर दिया है। और अब जैसे वो ड्राइवर सीट की बात कर रहे थे, वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां कोई और बैठा हुआ है, कहा पीछे चलो भैया। और जो पीछे जा रहा है तो पीछे वाली सीट देखता है, वहां भी कोई बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आखिर में कांग्रेस पार्टी को लास्ट वाली सीट या छत पे चढ़ा देंगे। जैसे कि हमने देखा है गांव में लोग जो है वो बस की सवारी छत पे भी चढ़ के करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई, और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पे विचार किया जाएगा। लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा है, उनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि जो 6 से 8 सीट्स कांग्रेस मांग रही थी, अब उनको 2 सीट तक, इससे ज्यादा नहीं मांगनी चाहिए। इसी तरह अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया है कि जो कांग्रेस पहले ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रही थी, अब हम उत्तर प्रदेश में उनको ज्यादा सीटें नहीं दे पाएंगे। इसी तरह प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की, अब उनकी भी बात सुन लीजिए। ये महाशय जो हैं ये पहले गई हैं कांग्रेस से ही,
लेकिन अभी ये शिवसेना की पूरी भाषा बोल रही हैं और कांग्रेस को ही तनकीद का निशाना बना रही हैं। ये सब लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर अखिलेश यादव को वहां कुछ सीट दे देते तो शायद मध्य प्रदेश में ऐसी दुर्गति नहीं होती। तो लेकिन अखिलेश यादव को वोट कितना पड़ा, कांग्रेस ने अखिलेश को वोट जो सीट्स है वो क्यों नहीं दी, ये इसका भी एक आपको अभी एनालिसिस बताऊंगा। पार्टी और कांग्रेस में लेकर किस तरीके का अगली फेस ऑफ हुआ था उसको भी अवॉइड किया जा सकता था। बड़ी पार्टी आप हैं, आप अगर बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं इंडिया अलायंस में भी, तो कहीं जेनरोसिटी भी दिखानी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं मिसिंग था और उसमें भी थोड़ा खामियाजा भुगता होगा, खास करके मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में हर 5 साल में सीट वो बदलती है, पावर बदलता है, पार्टी दूसरी आती है, तो वो नियम चला आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुनने के बाद ये सारे जो इंडी गठबंधन के साथी हैं अभी सब तनकीद का निशाना कांग्रेस को बना रहे हैं और कांग्रेस को अभी सूझ नहीं रहा क्या करेंगे। लेकिन इनकी अपनी औकात क्या है अभी मैं आपको वो बताने वाला हूं। आम आदमी पार्टी की पहले बताता हूं, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज या सीट्स तो आपको सभी ने बता दी होंगी, लेकिन मैं आपको उन पार्टीज की परफॉर्मेंस बताऊंगा जिनका अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है, इन्होंने कितने जो राज्य हैं उसमें चुनाव लड़ा, ये 3 राज्यों में चुनाव लड़े, 204 जो है इन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए। इनकी अपनी जमानत जो है 201 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। ये नया एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। हिमाचल में भी इनका ऐसा ही हाल हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी इनका ऐसा ही हाल हुआ था। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 300 प्लस सीट्स लड़ी थी और 310 सीट लड़ी थी और 300 सीट जो है उस पर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे ही ये तीनों स्टेट्स में इन्होंने 204 सीट लड़ी हैं, 201 पे जमानत जब्त हो चुकी है। अब मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूं इनका क्या हाल है। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी, पहले एमपी की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश, जहां सीट लड़ी 65, जमानत जब्त हुई 63 में। कुल वोट मिला 2,33,458 और नोटा ऊपर वाला कोई भी नहीं, इनसे कोई भी मुझे पसंद नहीं है। नोटा का बटन आप जानते होंगे सबसे लास्ट में होता है हमेशा, उसको वोट मिला 4,27,710, यानी कि इनका टोटल वोट नोटा से भी कम था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, वहां आम आदमी पार्टी ने सीट लड़ी 54 और जमानत जब्त हुई 54। टोटल कुल वोट मिला 1,44,710, नोटा को वोट मिला 1,97,000 1,97,678। इसी तरह अभी राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा 85 सीट पर, 85, जमानत जब्त हुई 84, 84 सीट पर जमानत जब्त होगी। वोट मिला 1,48,709। नोटा को वोट मिला 3,42,046। ये इनका अपना हाल है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, उनकी भी आपको हालत बता देता हूं कि क्या स्टेटस है। जो एमपी में उन्होंने सीट्स लड़ी 69 और वोट मिला 0.49%, आधे परसेंट से कम। और इस 69 में से 43 सीट्स ऐसी थी जहां इनको 1,000 से कम वोट पड़ा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इनको वहां सीट नहीं दी, उनको इनकी असली औकात मालूम थी। 3 राज्यों में मोदी को कैसे वोट मिला? आप कहेंगे बीजेपी को या मोदी को, क्योंकि यहां तीनों राज्यों में कोई चेहरा जो है वो सामने नहीं लाया गया था। ये जो वोट पड़ा ये मोदी के नाम पे वोट पड़ा। और 3 राज्यों में जो अभी जाति
की राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उनको उनके परिवार ने 70 साल पूरे भारत को जातियों में बांटा। अब उनका जो पड़पोता है, पोता है, वो भी इसी तरह भारत को नए तरीके से जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने स्टेटमेंट पहले सुनिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जवाब में क्या कहा। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? मतलब ये लोग कौन है? भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। भारत माता की जय का मतलब क्या है? अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। अब इस स्टेटमेंट के बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट सुनी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया और जनता ने उस जवाब को सपोर्ट किया। और मैं आपको यह बताऊंगा कि जिन जातियों में ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हिंदुओं को जातियों में बांटा जाए और मुसलमानों का वोट, ये सोच रहे हैं कि जैसे 88% मुसलमानों का वोट कर्नाटका में इनको पड़ा, इसी तरीके से सेंटर में जहां दूसरी स्टेट्स में भी पड़ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ या नहीं हो सकता। सो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इन जातियों में बांटने वालों को क्या जवाब दिया? उन्होंने पूरे भारत को 4 ही जातियों में बांटा। उन्होंने कहा पहले जाति गरीब की जाति, दूसरी जाति जुआ जाति, तीसरी जाति महिला जाति, चौथी जाति किसान जाति। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। अब इसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब कवर हो गए। और उन्होंने जो भी स्कीमें चलाई वो किसी जात आधारित नहीं चलाई, वो सारी की सारी स्कीमें इन 4 ही कैटेगरी में बांटने की कोशिश करी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को भर भर कर वोट जो है वो मिलते हैं। अब जाति में बांटने वालों का हाल क्या हुआ अभी आपको दिखाता हूं। 3 राज्यों में दलित सीटों का हाल बता रहा हूं। अभी मध्य प्रदेश, दलितों के लिए 35 सुरक्षित सीटें थी, जिसमें 26 बीजेपी जीती और कांग्रेस जीती 9 सीटें। बीएसपी को जो दलित की मसीहा थी उनको एक भी नहीं मिली। इसी तरह 3 राज्यों में दूसरा राज्य है राजस्थान, जहां सुरक्षित सीटें थी 34, बीजेपी को मिली 22, कांग्रेस ने जीती 11 और निर्दलीय ने जीती 1। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीती 6 और कांग्रेस ने जीती 4, जहां 10 ही दलित सुरक्षित सीटें थी। अब आपको बताता हूं 2018 में और 2023 में। पहले बात करेंगे एमपी की। एमपी में 2018 में बीजेपी को मिली 18 सीट, लेकिन 2023 में मिली 26 सीट। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ कैसे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। आप जस्ट सारे के सारे इस एनालिसिस को देखिए जरूर। कांग्रेस को 2018 में मिली 17 सीट मध्य प्रदेश में और 2023 में मिली 9 सीट। कैसे लोगों का विश्वास कम हो रहा है। इसी तरह राजस्थान में दलित सीट जो है वो बीजेपी को 2018 में मिली 12, लेकिन बॉस 2023 में मिली 22। और इसी तरह कांग्रेस का हाल 2018 में मिली 19 सीट और 2023 में मिली 11 सीट।
3 राज्यों में अभी आदिवासी सीट जो है सुरक्षित सीट, उनका स्टेटस बता रहा हूं। 3 राज्यों में सबसे पहले मध्य प्रदेश, टोटल सुरक्षित सीटें हैं 47, बीजेपी ने जीती 25, कांग्रेस ने जीती 21। 3 राज्यों में आदिवासी सीटों का हाल, इसमें राजस्थान है जो उसमें 25 सीटें सुरक्षित थी, बीजेपी ने जीती 12, कांग्रेस ने जीती 10। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 29 सीटें सुरक्षित थी आदिवासियों के लिए, बीजेपी ने जीती 17, कांग्रेस ने जीती 11। किसे कितना वोट परसेंटेज मिला अभी आपको वो बता रहा हूं। राजस्थान ओबीसी, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिले होंगे। ओबीसी भर भर के वोट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो खुद भी उस कैटेगरी में आते हैं और लोगों का विश्वास कितना बढ़ गया है। 55% वोट ओबीसी का राजस्थान में बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला 29%। आदिवासी सीटों में कितना फेरबदल हुआ मध्य प्रदेश में। 2018 में जो 16 सीटें मिली थी बीजेपी को और 2023 में 25 आदिवासी सीटों की, कांग्रेस को 2018 में मिली 30 सीट, 2023 में मिली 21 सीट। इसी तरह आदिवासी सीटों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली थी 3 से मिली उनको 17 सीट और कांग्रेस की सीट यहां भी बहुत कम हो गई। आगे आदिवासी सीटों में राजस्थान में 2018 में मिली 9 सीट, 2023 में बीजेपी को मिली 12 सीट, 2018 में कांग्रेस को मिली 12 सीट और 2023 में मिली 10 सीट। मध्य प्रदेश में 56% वोट जो है वो जो ओबीसी का है वो बीजेपी को मिला और कांग्रेस को सिर्फ 32% है। 2019 में बीजेपी को गरीब का वोट 36% मिला, जो प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से इस जो कैटेगरी है, जो अपनी 4 कैटेगरी हैं उनको बनाया, जो जाति का विवरण उन्होंने अपने तरीके से दिया। सो सबसे जो बड़ी जाति गरीब की जाति, 2019 में बीजेपी को 36% वोट मिला। 2019 में महिला का वोट भी 36% मिला। ये वोट बढ़ेगा, इस बार महिला रिजर्वेशन हो चुका है, अभी उनको नुमाइंदगी, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन असेंबली और सेंटर में मिल चुका है, चाहे वो लागू अभी 4 साल बाद जाके होगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था को पूरा करना पड़ता है। युवा का वोट 2019 में जो 18 से 22 साल के युवाओं का बीजेपी को वोट मिला 41%, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी तरह किसान का वोट 2019 में मिला 37%। सो ये सब आंकड़े अपने आप में सब कुछ बताने के लिए बहुत हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अभी ये इंडी गठबंधन की हार 2024 में तय है, लेकिन कितनी सीटें बीजेपी लेकर जाएगी अगर ऐसे ही हालात रहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेट वाइज कि यहां से कितनी सीटें आ सकती हैं और उसका आधार क्या होगा। पूरे भारत की स्टेट वाइज, जोन वाइज सभी सीटों का एक एनालिसिस करूंगा, क्योंकि इन जो 5 स्टेट्स की इलेक्शन थी, इन्होंने अपने आप में बहुत कुछ कह दिया है, कहने के लिए और ज्यादा बचा नहीं है। जो जरा सा भी पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये सब आइडिया हो चुका है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री आएगा। अभी मैं सिर्फ हिंदुस्तान, भारत की बात कर रहा हूं। भारत का रुतबा पूरी दुनिया में कितना बड़ा, कैसे कैसे दुबई में चले जाएं प्रधानमंत्री मोदी, या अमेरिका में जाएं या किसी भी और देश में जाएं, वहां कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हैं, कैसे जो डायस्पोरा है वो कैसे सपोर्ट करता है, कैसे डायस्पोरा वहां पहुंचता है हजारों रुपए खर्च कर। वो अपने आप में एक नए युग की शुरुआत है।
अभी 2 वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। एक वीडियो बनाऊंगा 2024 में, उसका प्रोडिक्शन जो आज की देश में अभी हालत चल रही है, ये आगे जाके और कैसे बढ़ सकता है अगर ये सब कुछ स्मूथ इसी तरीके से रहा, अगर कोई बड़ा ब्लंडर पुलवामा जैसा नहीं हुआ तो। दूसरा, आगे विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। सो अब का वीडियो यहां तक ही समाप्त कर देता हूं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे दोस्तों को भी बताइए और बेल आइकन जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हम नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।